नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद हमारे जो देसी मुल्क साहब हैं, हारिस सुल्तान जी, उनका वीडियो आया है। ईरान में जो जो कुछ भी हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो रिजीम के द्वारा किलिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर खूनी मुल्ले ने हजारों प्रोटेस्टर्स मार दिए। तो इस पर एक वीडियो इनका आया है और ईरान की जो मुल्ला रिजीम है, वो जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल कर रही है, वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। कोई ह्यूमन राइट्स वहां पर अब नहीं बचे। अब तो यूएन भी कह रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान में हजारों हजार की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को वहां के मुल्ला रिजीम ने मार डाला है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान टाइम्स मैंने देखा, ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल देखा मैंने। उसमें देखिए क्या लिखा जा रहा है कि एटलीस्ट 12,000 किल्ड इन ईरान क्रैकडाउन ड्यूरिंग इंटरनेट ब्लैकआउट। 12,000 लोगों का मारा जाना। मैं कहता हूं हो सकता है कि शायद ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो, लेकिन तब भी अगर इसका 50% भी हुआ, 6,000 लोग भी मारे गए, तो आप जरा सोचिए कि वहां पर किस तरह से प्रोटेस्टर्स को कुचला जा रहा है। आप जरा सोचिए कि शायद इसका 10% भी अगर भारत में कुछ हो गया होता किसी प्रोटेस्ट के दौरान, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट था, जो भी था, भारत में क्या आग लग गई होती। ईरान में इस वक्त आग लगी हुई है। 50-60 लोग मारे गए थे बांग्लादेश में, 100 लोग मारे गए थे बांग्लादेश में। देखिए वहां पर क्या हुआ, रिजीम चेंज हो गया, वहां पे सब कुछ बवाल हो गया। अमेरिका ने जो चाहा वो करा दिया। अमेरिका वही कराना चाहता है ईरान में, लेकिन वो ईरान के खिलाफ केस को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश पर अमेरिका ने हमला तो नहीं किया, उसको पता था कि बांग्लादेश में तो खैर हम वैसे ही काबिज हो जाएंगे, वैसे ही करा देंगे। ईरान में मुश्किल है, तो ईरान पर जो आखिरी चीज है वो होगी हमला। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक बस बातें हो रही है कि आज हमला, तब हमला, कल हमला, अभी हमला, बस ये चल रहा है। हमला होगा, जरूर होगा। इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करेंगे, आप देखिएगा। और पाकिस्तान इसमें अमेरिका का साथ देगा। पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, एकदम गारंटी। अभी भी हो रहा है, खबरें तो यही आ रही हैं कि जो अमेरिकी जासूसी विमान है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान में जासूसी कर रहे हैं। इंटेल लिया जा रहा है, हमले से पहले की सारी तैयारी चल रही है। और इजराइल ऐसे ही काम करता है, पहले वो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है इंटेलिजेंस गैदरिंग में। और वही चीज उसने अमेरिका को भी कही है, सबसे ज्यादा टाइम लगाओ इंटेलिजेंस गैदरिंग में। एक एक डिटेल, भले हमला एक हफ्ते लेट कर दो, लेकिन इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट होगी, जो इंटेल मिलेगा, एक एक तस्वीर, एक एक चीज, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तभी हमले की जो प्लानिंग होगी वो कामयाब होगी, तभी हमला कामयाबी से किया जा सकेगा, पिन पॉइंटेड। और ये जो कार्यशैली है, ये इजराइल की कार्यशैली है। वो छोटी से छोटी डिटेल्स भी पहले उसके टेबल पर होनी चाहिए, तभी हमला होता है। तो अब भाई ये तो बड़ी चिंता की बात है, 12,000 लोग मार दिए गए हैं और अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट उग्र हो रहे हैं और लोग तंग आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हारिस सुल्तान भाई जो हैं इस पर क्या अपना नजरिया पेश कर रहे हैं, वो क्या जानकारी दे रहे हैं। और आपने देखा ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है। तकरीबन 12,000 के करीब लोगों को इस्लामिक रिजीम बुढ़ा खामिनाई की फोर्सेस ने मार दिया और तकरीबन 17 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जितनी वीडियोस आ रही थी वहां पे, पहले शुरू में तादाद छोटी थी लोगों की, राइटर्स थे, फिर हमने देखा कुछ तकरीबन 300 से ज्यादा मस्जिदों को जला दिया गया। और इनके लिए वही आसान काम है, मुसाद अमेरिका करा रहे हैं जो करा रहे हैं। इस वक्त ईरानी लोग अपनी गलियों के नाम डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं। इतनी वीडियोस, कुछ सैकड़ों के करीब वीडियो देख चुके हैं। लोग प्लीड कर रहे हैं ट्रंप से, प्लीज इंटरवीन करें। और ट्रंप ने भी उनको लारा लगाया कि हाँ भाई, हम आपकी मदद करेंगे अगर इन्होंने गोलियां चलाई अपने आम लोगों के ऊपर। और ऊपर से अभी कल से ड्रामा इस्लामिक रिजीम कर रही है कि जी प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं, तो इंटरनेट क्यों नहीं खोला अभी तक? इंटरनेट नहीं खोला और पकड़े गए हैं। एआई पे जाली वीडियोस बना के चला रहे हैं कि देखो लाखों लोग इस्लामिक रिजीम की सपोर्ट में निकल आए हैं। हम आपको बड़े अरसे से बता रहे थे, स्टडीज पे स्टडीज दिखा रहे थे कि किस तरह ईरान के लोग इस्लाम के खिलाफ
हो रहे थे। एक सर्वे था सबसे बड़ा तारीख का, ईरान की तारीख का, जिसमें 50,000 इंटरनल लोगों का, ईरानी लोगों का सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक सिर्फ 25% लोग अपने आप को शिया कहते हैं ईरान में, सिर्फ 25%। और मोस्टली लोग, मैं कोई तकरीबन 30% के करीब तो लोग सिर्फ अपने आप को एथियस्ट बोल रहे थे। ये मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाई थी, उर्दू में भी वीडियो बनाई थी, अगर मुझे मिलेगा लिंक तो मैं आपको दिखा दूंगा। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी का सर्वे था। तो ये उस वक्त हम आपको ये सर्वे दिखाते रहे थे, और ये था सर्वे। गमान रिसर्चर्स आस्क्ड मोर देन 2 लाख ईरानियन, जिनमें से 1,60,000 तकरीबन 1,60,000 ईरान में थे और 42,000 अब्रॉड थे। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक यस और नो। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट आंसर्ड नो। 81% ऑफ करंट रेजिडेंट्स ऑफ ईरान एंड 99% ऑफ ईरान इज लिविंग अब्रॉड। 15% ऑफ ईरान इज करंटली लिविंग इन ईरान आंसर्ड द यस क्वेश्चन। ये इतना बड़ा सर्वे था, किसी ने इसके ऊपर जी बड़े आराम से वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, इनका हर चीज का यही चला, वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, ओ इसराइल का प्रोपेगेंडा। ये वजह थी जमीन के ऊपर इतने चेंजेस आ रहे थे। तो हमें तो पता था 2017 में भी प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने दबा दिए, फिर 2019 में हुए, फिर 2021 में हुए, फिर मासा अमिनी के हुए 2022 में, फिर उसके बाद इन्होंने रिलैक्स कर दिए, हिजाब की जो कंडीशंस थी थोड़ी सॉफ्ट कर दी, क्योंकि रिजीम डाइंग रिजीम है। और ये आई भी इसी तरह थी, आई भी एकदम से इसको फ्रांस लेके आया था। जिमी कार्टर ने उस वक्त अहमकाना बेवकूफाना हरकत की थी, बिकॉज शाह उस वक्त पेट्रोल की अपनी कीमत मांग रहा था। वो ओपेक जो है ना, ओपेक, ये जो ओपेक जिसको कार्टेल कहा जाता है, ये ईरान ने बनाया, शाह ने बनाया था। वो कहता था कि हम आपको सस्ता पेट्रोल क्यों दें। तो उस वक्त जिमी कार्टर ने, यानी उसने सपोर्ट नहीं किया शाह को उस वक्त, तो ये बाहर से एकदम से आगे बीच में। तो ये कोई इतने ईरानी लोग, ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरह के लोग नहीं, ये कभी भी इतने इस्लामी नहीं थे, ये कभी भी इस्लामी नहीं थे। आप प्री 1979 देखे, सिर्फ तेहरान की वो वीडियोस नहीं, पूरे ईरान में लोग ये बड़े वेस्टर्नाइज थे, एजुकेटेड थे, इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ऊपर था। फिर एकदम से ये मुल्ले ऊपर आके छोड़ दिया। तो ये ऑर्गेनिक नहीं था। हाँ, उस वक्त की जो लेफ्टी थे, क्योंकि वो कुछ लोग बड़े शाह से तंग भी थे, तो इसलिए वो आ गए। अब इस वक्त लाखों लोग सड़कों पे निकले हुए। उसने इंटरनेट 3 दिनों से बंद की हुई, 12,000 के करीब लोगों को मार दिया, और इंटरनेट बंद किया हुआ। बीच में से भी स्टारलिंक, उसने इलॉन मस्क ने स्टारलिंक खोल दिया, तो जिसकी वजह से कुछ वीडियोस हमें नजर आ रही, अभी भी लोग, लाखों लोग बाहर निकले हुए। और ये ड्रामा क्या कर रहे हो जी, हमने खत्म कर दिया प्रोटेस्ट, तो खोल दो इंटरनेट पे। इंटरनेट क्यों नहीं खोली? और मजे की बात यह है कि ये एक्स मुस्लिमों का पहला मुल्क होगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं, एक तो नारा वो लगा रहे हैं जावेद शाह, लॉन्ग लिव द किंग, यानी आपको और कोई नारा नहीं नजर आएगा। एक और ग्रुप है जिसका जो है एमई के, जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट है। 1979 में उनको कुचल दिया था। उन्होंने पहले शाह के खिलाफ, इस्लामिस्टों के साथ, खमीनी के साथ मिलकर शाह के खिलाफ मुहाज खड़ा किया, लेकिन जब खमीनी आ गया तो उसने उनकी छुट्टी करा दी एमई की। तो अब 1979 का जिक्र किया है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कर दूं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के भीतर भी मेरे एक मित्र हैं, शिया मुसलमान हैं, और उन्होंने काम भी किया है मेरे साथ मीडिया इंडस्ट्री में। नाम नहीं लूँगा, नाम बताने का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ये वीडियो नहीं बनाया मैंने, ईरान पे चल रहे थे, 2-3 वीडियो बनाए, तो किसी एक पर उनका मेरे पास मैसेज आया कि एक वो थंबनेल था ना शायद, कि ईरान को मिलेगी आज़ादी, कुछ इस टाइप का वीडियो भी बनाया था मैंने। तो उस पर आया कि ईरान को तो आज़ादी 1979 में मिल गई थी। भारत का रहने वाला मुसलमान, शिया मुसलमान, चूंकि ईरान जो है वो शिया कंट्री, शिया मुसलमानों का बोलबाला है, तो जाहिर सी बात है कि सॉफ्ट कॉर्नर तो है। वरना भारत के मुसलमानों का या भारत के लोगों का ईरान में चल रहे, उससे क्या प्रॉब्लम है? जब ये कोई सवाल पूछता है ना कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, उससे भारत का क्या मतलब है, तो यही सवाल वही हुआ ना कि भाई जब आप ईरान में चल रहे हैं लफड़े, वहां पर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जाने, तो उसके प्रति हम नहीं बोले, चुप रहे, सवाल टाल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं भाई? लेकिन नहीं। तो मैं खैर बता रहा था कि उन्होंने मैसेज किया कि आज़ादी तो ईरान को 1979 में मिल गई थी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा उनको कि अच्छा, तो एक बात बताइए, फिर तो आप एक गुलाम मुल्क में रह रहे हैं, भारत तो फिर गुलाम है, क्योंकि जिस आज़ादी की बात आप कर रहे हैं, जो 1979 में ईरान को मिली थी, वो तो इस्लामिक रिवोल्यूशन थी। 1979 में ईरान इस्लामिक देश बन गया था, और भारत तो इस्लामिक देश है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप तो एक गुलाम देश में है ना, तो आज़ादी तो आपको भी चाहिए होगी, आज नहीं तो कल आज़ादी तो आपको भी चाहिए होगी। अब वो समझ गए कि मैं फंस गया, तो उन्होंने मुद्दा उल्टा घुमाना चालू कर दिया कि नहीं, तेल का खेल है, और ये है, और ऐसा है, वैसा है। मैंने कहा देखिए, मुद्दा मत हटाइए, आप मुझे बताइए कि क्या 1979 से पहले ईरान में जो लोग थे, क्या वो आज़ाद नहीं थे? क्या वो आज़ाद नहीं थे? तो उनका जवाब आया कि नहीं, वो आज़ाद नहीं थे, वो डिक्टेटरशिप थी।
मतलब जो राजतंत्र था, पहलवी थे, जो भी था, वो डिक्टेटरशिप थी। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब में भी डिक्टेटरशिप है अभी, यूएई में भी डिक्टेटरशिप है अभी, है कि नहीं? और जहां जहां राजतंत्र है या राजतंत्र रहा, भारत में अशोक का राज रहा, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज रहा, भारत में गुप्त वंश का राज रहा, तो भारत के भी जितने राजा रहे हैं वो सब डिक्टेटर रहे हैं। इसका मतलब फिर फंस गए वो, क्योंकि अगर कह देते हां तो मामला फंस जाता और ना भी नहीं कह सकते। फिर कहा कि नहीं वो एमबीएस तो है ही डिक्टेटर। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना, कि अगर पहलवी वंश का शासन था ईरान के ऊपर और आप कह रहे हो कि वो डिक्टेटर था, तो फिर तो अभी जो एमबीएस है वो भी डिक्टेटर है, एमबीजेड जो है वो भी डिक्टेटर है, ओमान भी डिक्टेटर है, कतर भी डिक्टेटर है, मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज है जहां पे खलीफा बैठे वो सब डिक्टेटर है। फिर तो जहां पे ऑटोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप ही तो हुई आपके फॉर्मूले के मुताबिक। बोले नहीं फिर कुछ। तो ये तो है बात, ऐसी बातें सोची। आ गया तो उसने उनकी छुट्टी करा दी एमईके की। तो अब वो फिर से सर उठा रहे हैं, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर ये जावेद शाह वाले लोगों का, जो हर जगह पे नारा लगा रहे हैं जावेद शाह। क्यों नारा लगा रहे हैं जावेद शाह का? कई लोग कहते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा अमेरिका का कामयाब नहीं होता, इसलिए अमेरिका हिचकिचा रहा है। अमेरिका नहीं हिस्सा ले। ये जो 12 दिनों की वॉर हुई थी मई या जून में, उस वक्त भी ईरानी कह रहे थे कि इनके ऊपर बम गिरा, बाकी का काम हम जमीन पे कर लेंगे, आप ऊपर से बम गिरा दो इस्लामिक रिजीम के ऊपर, जो उनके आईआरजीसी वगैरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने कहा नहीं हमने रिजीम चेंज नहीं करनी, क्योंकि ट्रंप ने कहा हम जब भी रिजीम चेंज करते हैं तो गंद निकल आता है बीचों से। ये डिफरेंट है, ये इराक वाला केस नहीं है, इराक या लिबिया वाला केस नहीं है। इराक और लिबिया में भी लोगों ने खुद अपने डिक्टेटरों से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिलिशियास थे, बहुत सारे फैक्शंस थे। ईरान में कोई खातिर ख्वाह ऐसी मिलिशिया नहीं है। यहाँ पे यूनाइटिंग फिगर है ये रजा पहलवी जो है। मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं, मेरा कोई इमोशनल लेना देना उनके साथ नहीं है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं रजा शाह पहलवी वाले, सारे एक्स मुस्लिम है। 350 के करीब मस्जिदें जला दी उन्होंने। सारों को इस्लाम से नफरत है। क्यों उन्हें इस्लाम से नफरत? क्यों? क्योंकि उनके गलों के नीचे जबरदस्ती इस्लाम गुजारा गया। ये देखो मैं आपको क्या दिखाऊं, ये इस वक्त लोग घुस के मस्जिदों को जला रहे हैं क्योंकि वो तंग आए हुए हैं। ये इतना बड़ा लोगों का नंबर है, लाखों में लोग बाहर निकले। खैर मैं आपको दिखा दूं ईरान प्रोटेस्ट। ये देखो कितनी बॉडीज, ये कितने लोग मार दिए इन्होंने, ये कितने लोग मार दिए। मैं ऐसे बेशर्मों को देख रहा हूं जो यूथिये, वो कुछ यूथिये भी हैं, क्योंकि ऐसे हर तरह के लोग हैं पाकिस्तान। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ऐसे क्या चल रहा। कुछ लोगों से, मैं ऊपर के लोगों से, यूथियों से जो बात करता हूँ, इतने बेशर्म है अपनी एंटी वेस्ट एलिमेंट में। एक बात पे तपे हो जी, अमेरिका ने हमारी मदद क्यों नहीं की इमरान खान के खिलाफ? तुम्हारे इमरान खान के ऊपर कुछ गोलियां आसिम मुनीर ने अगर चला दी, वो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे इतने लोगों की लाशें बिछा दी उन्होंने, इस्लामियों की तरह पड़ी हुई लाशें वहां पे। इस पे तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। ये देखो चल रहे मुंह पे मारे जा रहे हैं उनके। ये देखो ये औरत निकली बाहर, ये देखें कितने लोग हैं। 9 जनवरी की ये वीडियो है, देखो जरा कितने लोग बाहर निकले हुए। कितने लोग हैं? ये बड़ी मशहूर है। ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद रसूल, उन्होंने जला दी। जब इतने सारे लोग निकल आते हैं ना बाहर, तो आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है। ये देखें ये कितने लोग हैं, और ये हर शहर में निकल रहे हैं लोग इस तरह के बाहर। ये देखें, ये इंटरनेट बंद करने के बाद ये स्टारलिंक के ये सारे जावेद शाह का नारा लगा रहे हैं, ये सारे पहलवी के सपोर्टर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखें ये कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे पहलवी के सपोर्टर्स हैं। वो पहलवी क्या कर रहा है? वो प्लीड कर रहा है ट्रंप से कि प्लीज, उसने इतना केस लिया। ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं था बीच में, क्योंकि मागा का एक एलिमेंट है कि आपने इंटरवेंशनिस्ट नहीं होना, आपने आइसोलेशनिस्ट होना है, आपने यूक्रेन में भी साथ नहीं यूक्रेन का देना, आपने इधर उधर के पंगों में उंगलियां नहीं देनी, आपने साथ नहीं देना। लेकिन इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब अच्छा इसमें गलत बात क्या? मगरबी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान जो इस्लामिक रजीम है, इन्होंने नाक में दम किया हुआ था उनकी, हमास को पाला, हिजबुल्लाह को पाला, बशर। अच्छा इसमें एज ए इंडियन मैं ये सोच रहा हूं कि अमेरिकन पपेट अगर नहीं आएगा ईरान में तभी भारत का फायदा है। अगर अमेरिकन पपेट आ गया तो भारत का फायदा नहीं है। भारत का फायदा पता है किसमें है? भारत का फायदा, हो सकता है कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप लोग इसको जरा ना ध्यान से सोचिएगा।
भारत का फायदा है वहां पर डेमोक्रेसी लाने में, इलेक्शन के बाद वहां पे लीडर चुना जाए, उसमें भारत का फायदा है। रेजा पहलवी आ जाएं या कोई आ जाए, मुझे नहीं लगता कि भारत का फायदा है उसमें, क्योंकि रेजा पहलवी भी अमेरिका के मुताबिक काम करेंगे, और अमेरिका के मुताबिक काम होगा तो अमेरिका हमें परेशान करेगा ईरान के थ्रू भी, अगर ऐसी कोई सत्ता आ जाती है जो अमेरिकन पपेट बन के आएगी। तो भारत के लिहाज से मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, ईरान के लोगों को अपना लीडर चुनने देना चाहिए, ईरान के लोग लीडर चुने, ईरान के लोग अपना पीएम चुने, प्रेसिडेंट चुने, और वो फिर डेमोक्रेसी के जरिए आएगा, तब वो भारत के लिए फायदेमंद है, फिर वो अमेरिकी दबाव में भी नहीं आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। पाला, बशर अल असद को पाला हुआ था, अब इधर से पुतिन के साथ भी यारियां डाली हुई हैं, ड्रोन पर प्रोवाइड करते हैं यूक्रेन के खिलाफ, तो एंटी वेस्ट है। अब वेस्ट को अगर मौका मिलता है कि अब ये इतना जो आंख में कांटा खड़कता है इतने अरसे से 1979 से, अगर उनकी छुट्टी करवा सके तो क्यों ना करवाएं। इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कब आएगी? एक तरफ एंटी वेस्ट हॉस्टाइल कंट्री है, दूसरी तरफ आप अगर थोड़ा सा धक्का लगाएं, उनको बम ऊपर से गिराएं, नीचे से ईरानी अवाम खुद काम कर लेंगे, तो इसमें गलत बात क्या है? आपका एंटी वेस्ट से एक प्रो वेस्टर्न कंट्री निकल आएगा। 4 मुल्क हैं इस वक्त, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये इनकी अलायंस है वेस्ट के खिलाफ। एक अगर उसमें से मुल्क का वैसे ही निकाल देंगे तो इसमें गलत बात क्या है? और इन्होंने फिर हारना है। आप ऐसे देखें 7 अक्टूबर से इनको मिला क्या? उसका जो सांप का सर है वो तो इस्लामिक रजीम है ना, और ईरान ही है ना। इन्होंने 7 अक्टूबर किया, हमास गजा के इन्होंने लटा दिया, जितना प्रोपेगेंडा करना था इन्होंने किया, बच्चे मर गए, अपने ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल, ये देखा आपने यहाँ पे वो लोग अपने बच्चों को नहीं निकाल रहे, खुद बाहर आ रहे हैं, औरतें मर्द खुद सीनों पे गोलियां खा रहे हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन इतना इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, गजा को लिटा लिया इन्होंने। फिर क्या हुआ जी? हिजबुल्लाह ईरान में बिल्कुल छुट्टी, फारिग हो गई। सीरिया में छुट्टी हो गई, कोई पुतिन नहीं आया हेल्प करने के लिए, कोई ईरान नहीं गया उधर हेल्प करने के लिए। फिर उधर से ट्रंप ने आके इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज फुड़का दी, इनके पास कोई न्यूक्लियर बम शम नहीं है। क्या हुआ जी? अब इनके हाथ से मुल्क भी हो सकता है निकल जाए ये। और एक बड़ी वीडियो जैसे देखिए, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि डिफेक्शंस हो रही हैं। इस्फहान और शिराज में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने डिफेक्ट कर दिया, जो IRGC है ना, उनके हेडक्वार्टर्स, पुलिस वगैरह ने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा हम अवाम के साथ हैं। 2 शहर गिर चुके हैं इनके, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं स्टेट में। इन्होंने इसलिए इंटरनेट बंद किया हुआ ताकि खबर ना बाहर आए। कुछ स्टारलिंक की जो डिवाइसेज हैं उसके थ्रू कुछ वीडियोस, ये जो मैंने आपको 1-2 दिखाई हैं, वो बाहर निकल रही हैं, वरना इन्होंने क्या हम जीत गए, खत्म हो गई, तो इंटरनेट खोल दो भाई, बेड़े घर रहने में। तो ये एक्स मुस्लिमों का हो सकता है पहला मुल्क हो। ये मूवमेंट 2005 में शुरू हुई थी, हम आपको बताते रहते, देखें बड़ा बुरा हाल है, बड़ी मार पड़ रही है। लोग वहां पे ईरान में लोग इस्लाम से बड़ी नफरत कर रहे हैं, इतने एक्स मुस्लिम वहां से निकले, मरियम नवाजी, आर्मिन नवाबी वगैरह, ये सारे जितने आपको अभी जो जावेद शाह का जो नारा लगा रहे हैं, वो सारे एक्स मुस्लिम है, सारे एक्स मुस्लिम है। कितनी मजे की बात है ये। ऐसी हमें अभी कुछ दिनों पहले वीडियो मिलेगा तो लगा दूंगा, शायद आप में से कई लोगों ने उस वीडियो को देखा। कोई पाकिस्तानी था जो ईरान गया था, और वहां पर वो देखकर हैरान था कि भाई यहाँ पे तो लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे यार, लड़के लड़कियां जो हैं वो अपना आराम से घूम फिर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नहीं जा रहे। तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा था, न स्टाफ न वहाँ के लोग। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मस्जिदें, ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि ईरान में कई हजार मस्जिदें बंद हो गई हैं। तो ये इंडिकेशंस हैं, ये हारिस भाई सही कह रहे हैं, ये इंडिकेशंस हैं। और जो मस्जिदों के जलाने वाली बात इन्होंने कही थी कि 300 से ज़्यादा मस्जिदें, अब हो सकता है कि ये 300 से ज़्यादा मस्जिदें जलाई गई हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई, जो खुद ईरान की सरकार ने माना है, वो भी 50 से ज़्यादा मस्जिदों के जलाने की बात मानी है। मैं आपको रिपोर्ट देखिए, ये रशियन न्यूज एजेंसी है तास, ईरानियन 12 जनवरी की रिपोर्ट है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर रिपोर्ट्स आर्म टेररिस्ट अमंग प्रोटेस्टर्स। लिखा है कि अब्बास अरागाची जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि राइटर्स ने 53 मस्जिदों को पूरे अलग अलग शहरों में, पूरे देश में 53 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। 53 मस्जिदों को। वैसे ही है अजरबैजान का ये न्यूज मीडिया है, news.az, अजरबैजानी मीडिया है, वो भी 12 जनवरी की रिपोर्ट कर रही है कि सिर्फ तेहरान में 34 मस्जिदों को जला दिया गया। तेहरान में
तो यानी कि बात तो सही है, मस्जिदें जलाई गई होंगी बहुत, लेकिन ये जो दिख गई, जिनके वीडियो रिकॉर्ड हो गए, जो बाहर निकल गए स्टारलिंक वाले इंटरनेट की वजह से, अब वो उनको मानना पड़ रहा है। तो ये तो ईरान ने खुद माना। आप जरा सोचिए, किसी इस्लामिक देश में क्या एक मस्जिद को आग लगाई जाएगी और लोग बर्दाश्त करेंगे? आप जरा इसको इमेजिन करिए पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने एक मस्जिद में आग लगा दी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या होगा वहां पे हालत? लेकिन यहां पर तो अगर हारिस भाई की माने तो 350 से ज्यादा मस्जिदें, और ऑफिशियल रिपोर्ट जो सरकार ने माना है, मजबूरी में ही सही, कि 50 से ज्यादा जलाई गई। आपको लगता है कि ईरान के लोग अगर इस्लामिक होते तो 50 से ज्यादा मस्जिदें जला दी गई और लोग चुपचाप खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी सरकार के ही खिलाफ, मुस्लिम इस्लामिक रजीम के खिलाफ? ये पॉसिबल नहीं। तो इट मीन्स, मैं इस बात से अग्री करता हूं जो हारिस भाई कह रहे हैं कि वो हो सकता है एक्स मुसलमानों का पहला मुल्क हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर मुसलमान देश है, इस्लामिक देश है, वहां पर 50 से ज्यादा, अगर मैं तो इनके रिकॉर्ड को माना हूं, मैं 350 छोड़ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल जली होंगी 350 मस्जिदें, ये हो सकता है। मैं तो ऑफिशियल फिगर पर भी करूं, जो माना है ईरान की सरकार ने, वो भी 53 है। आप जरा सोचिए, 53 मस्जिदें जला दी गई, और अगर वो इस्लामिक देश है, वहां के लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो लोगों को तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाना चाहिए कि किसकी हिम्मत हुई कि मस्जिदें चलाई गई। लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इट मीन्स कि इस्लाम ईरान से अब खत्म हो चुका है। पूरी तरह नहीं, पूरी तरह तो खत्म हो भी नहीं सकता, एक आध लोग तो रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो अब इसके पक्ष में नहीं, ये समझिए। ये ऐसे हमें ताना डालते रहे वो, आई होप सो। और मेरा बड़ा, क्योंकि मैं इन सारे एक्स मुस्लिमों के साथ बड़ा इनको क्लोजली जानता हूं, मैं एक स्टेप अवे हूं अहमद रजा पहलवी से। तो अगर ये रेवोल्यूशन आ जाता तो बड़ी ऊपर तक हमारी आवाज जाएगी ईरान की हुकूमत, क्योंकि ये मूवमेंट है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है एक्स मुस्लिमों का। ये सारे के सारे जो है, ये सारे एक्स मुस्लिम है। ईरान पहला मुल्क ऐसा होगा जो ऑफिशियली अपने आप को एक्स मुस्लिम कहेगा। पहले इस्लामिक रजीम, पहले बड़ी सख्त कट्टर मुसलमान मुल्क, और फिर एक्स मुस्लिम। और मोमिनों ने पता क्या कहना, उन्होंने कहना ये तो शिया थे, ये तो मुसलमान था ही नहीं। बहरहाल बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं। ये एक हिस्ट्री का बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर ईरान इस्लामिक रजीम गिर जाती है तो इस पूरे खित्ते में बड़ा मजा आने वाला। इधर से पाकिस्तान, उधर से आपका तालिबान, और जो अरब मुल्क हैं उनके बीच में एंशिएंट पर्शियन सिविलाइजेशन। मैंने ईरानियों को देखा, बड़ा फख्र है उनको अपनी एंशिएंट पर्शियन हिस्ट्री के ऊपर, अपनी फारसी हिस्ट्री के ऊपर। वो बड़ा रिच कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है। कल्चरली भी, नेचुरल रिसोर्सेज में तो है ही है। देखो कितने अफसोस की बात है, इन कुत्ते के बच्चों ने, इस्लामिक रजीम वालों ने, ईरान इतना अमीर मुल्क, तेल के ज़खायर उनके पास, मुफ्त में पंगा दुनिया से लिया हुआ है, जिसकी वजह से आम लोग, इस वक्त आपको पता है वहां पे 1 लाख रुपए की रोटी बिक रही है ईरान में। हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी है। इसलिए असल में शुरू में लोग जो 18 दिन पहले निकले थे, वो गुर्बत के खिलाफ निकले थे, इन्फ्लेशन के खिलाफ निकले थे। लेकिन चूंकि उनके पास गुस्सा ही बड़ा है, इन्होंने कहा हम आपकी $7 जो है ना, वो मिनिमम वेज बढ़ा देते। उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी दी तैसी। वो फिर बढ़ते गए, प्रोटेस्ट बढ़ते गए, फिर ट्रंप भी बीच में आ गया, रजा पहलवी भी बीच में आ गया। उसने कहा नहीं जी, हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो अब उन्हें पता है कि ये एक तरफ सऊदी अरब, यूएई को देखो, इतना पैसा तेल से वो कमा चुके हैं, यहाँ पे गुर्बत, और ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अरबों के पास तो इल्म नहीं था 70 से पहले, 60 की दहाई से पहले। ये पर्शियंस तो बेचारे बड़े पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो इनलाइटेंड लोग थे, वेस्टर्नाइज लोग थे। इनका बेड़ा गर्क हो गया। किसने किया? मुल्लों ने, कट मुल्लों ने। इसलिए उनको मुल्लों से इतनी सख्त नफरत है। बहरहाल कई लोग कहते हैं पहलवी जी वो डिक्टेटर था, ये था वो। अहमद रजा पहलवी ने पहली दफा पूरा एक ट्रांजिशनल डॉक्यूमेंट दिया, इंटरनेट पे कहीं पे पड़ी भी है, कि किस तरह वो रेफरेंडम कराएगा आते ही, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चाहिए, आपको सेकुलर डेमोक्रेसी चाहिए, आपको किस किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, उसके ऊपर हम ट्रांजिशन करेंगे। और ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी ये, और जो भी होगा इस्लामिक रिपब्लिक जैसा हाल नहीं होगा। ईरान इतना अमीर मुल्क है, कल्चरली भी उसका ये हाल नहीं होना चाहिए जो इस वक्त उसका हुआ हुआ। वो कतर को देखते हैं, सऊदी अरब को देखते हैं, वो पैसे में नहा रहे हैं, और ईरानी बेचारे गुर्बत में डूब रहे हैं, जबकि they don't deserve this. It's going to be very interesting. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और ये बात बिल्कुल सही है, आप जाके पढ़िए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे देश में जब ये इस्लामिक रिवोल्यूशन आया था, जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन, मैं तो कहता हूं कब्जा, इस्लामिक कब्जा जब हुआ था ईरान पर, तो पारसी बेचारे भागकर भारत आए। हमारे यहां वो माइनॉरिटी है, और पारसीज इतने ईमानदार हैं, पारसीज इतने
कर्तव्यनिष्ठ हैं, मतलब कहते हैं ना ईमानदार, हार्ड वर्किंग। आप उसमें मत जाइए कि जो पारसियों को हमारी फिल्मों में दिखाया गया, बॉलीवुड में दिखाया गया, बकवास दिखाया गया है पारसियों को हमारे बॉलीवुड में, मस्खरा दिखाया गया है पारसियों को। वो मस्खरे नहीं है। जमशेदजी टाटा ग्रुप किसका है? हमारे नेशन बिल्डिंग में पारसियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी पारसी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा बहुत आपके आगे हाथ जोड़कर आपको मैं प्रशंसा करता हूं कि आप लोगों ने भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भारत के लोगों को यह रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि पारसी कम्युनिटी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और इसको नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चों को ये बात बताइए कि पारसी कम्युनिटी ने हमारे लिए क्या किया है। पारसी कम्युनिटी ने कभी अल्पसंख्यक होने का, माइनॉरिटी होने का विक्टिम कार्ड नहीं खेला कभी पारसी कम्युनिटी। कभी आपने किसी पारसी को देखा है कि वो कह रहा हो कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूं, मुझे ये चाहिए, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, जबकि असल माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो। असल, ये सेकंड मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी नहीं है, असल माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कभी देखा है आपने पारसियों को ऐसा करते हुए? वो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी। और जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी उन्होंने किसी दूसरी कम्युनिटी वाले को परेशान नहीं किया, नेवर। मुझे लगता है कि मैंने एक भी इंसिडेंट्स नहीं सुना है कि किसी पारसी की वजह से अगल बगल के किसी हिंदू परिवार को, किसी सिख परिवार को, किसी मुस्लिम परिवार को, किसी को भी कोई परेशानी हुई हो। इनफैक्ट उल्टा वो मदद ज्यादा करते हैं जब आप प्रॉब्लम में हो। तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत मानता हूं कि भाई पारसी कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत में, और आज भी है और रहेगा। और मैं ये भी जानता हूं कि भारत के लोगों ने पारसियों को प्यार बहुत दिया है। पारसी कम्युनिटी को उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप हमारे देश के नहीं हैं, या आप, अब तो खैर हमारे ही देश के लोग हैं, वो अभी भी हैं, लेकिन जो पहली जो पीढ़ी आई होगी, पहली जो पीढ़ी आई होगी वहां से, फारस से भागकर, पर्शिया से भागकर, तो हमने कभी उनको एहसास नहीं होने दिया कि आप अलग लोग हैं। नहीं, आप हमारा हिस्सा है। तो ये है पारसी, लिटरेचर में, आर्ट में, बिजनेस में। और आज उस देश की हालत देखिए। क्या ये लोग परेशान नहीं होते होंगे क्या कि जिस देश के लोग इतने बुद्धिमान, हर फील्ड में आगे, जबरदस्त इंटेलिजेंस वाले, आज उस देश की हालत ऐसी है। नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे इतने, आज उस देश की हालत ऐसी है। क्यों? इस इस्लामिक रजीम की वजह से। इस्लामिक रजीम के आने के पहले ईरान बड़ा खुशहाल देश था, रिच कंट्री थी, कल्चर में हो, पढ़ाई में हो, इन्वेंशंस में हो। और ईरानी बिल्कुल इस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है आगे चलकर। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।